लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जब भी मजा आने वाला है पूरा इस क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जब तक आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं करेंगे तब तक क्लास में मजा नहीं आने वाला है। इसको बेहतर तरीके से लाइक और शेयर करें। बिल्कुल, राजीव कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग राजीव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं और आज के सबसे पहले बात करते हैं आज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थॉट को लेकर, ऐसे थॉट ऑफ द डे को लेकर, जिसको लेकर हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। बेहतर दिन अच्छा जाता है जब अच्छी अच्छी बात स्टार्टिंग में सुनने के लिए मिलती है। देखिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। दोस्तों, थोड़े समय के लिए हो सकता है कि ये बात आपको गलत लगे, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का आकलन सही से करें, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो वाकई बात बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, समझने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों हम क्या है, हम कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं केवल नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। हाँ यार, ये एसएससी में आएगा, ये बैंक में आएगा, ये रेलवे में आएगा, ये उसमें आएगा, ये उसमें आएगा। दोस्तों, जो भी चीज़ आपको पढ़नी है वो आप केवल और केवल इसी वजह से ना पढ़ें कि आपका रेलवे में आएगा, बैंक में आएगा, एसएससी में आएगा, यूपीएससी में आएगा, ऐसे ना पढ़ें। आप पढ़ें कि ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें जानना महत्वपूर्ण है, दुनिया को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप दुनिया में रह रहे हैं, तर्क वितर्क करने के लिए, समाज में जवाब देने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए, इतिहास को जानने के लिए आपको अपने जीवन से जोड़कर पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नित्या क्लासेस अगेन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी। स्टैटिक जीके की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। स्टैटिक जीके की क्लास को बेहतर बनाना ये भी आपके हाथ में है। आप लोग जितना लाइक एंड शेयर करेंगे उतना ही बेहतर क्लास होने वाली है। इस क्लास को टॉप लेवल पर पहुंचाना आप सभी लोगों के हाथ में है। ठीक है, चलो दोस्तों, बेहतर तरीके से मॉर्निंग के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है, ये आपको बताना है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम। जल्दी से बताएं दोस्तों, आंसर करें। जितनी जल्दी, जितनी सुपरफास्ट तरीके से आप लोगों का मेरे पास आंसर आएगा उतनी ही सुपरफास्ट तरीके से मैं आपको आंसर देने वाला हूं। जल्दी से, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं मेरे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सभी लोगों के पास मैसेज लेट पहुंचता है और कहीं ना कहीं ये नेटवर्क की दुनिया, ये जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रिलायंस कंपनी यानी जियो कंपनी, ये जियो तो कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हमारे और आपके बीच की खाई को बढ़ाने का काम कर रही है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। राजीव कुमार जी लिख रहे हैं, सी कुमार मतलब सी लिख रहे हैं, वेरी गुड। तृप्ति जी लिख रहे हैं, नाइस सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, जल्दी आंसर करें भाई। थोरियम का भंडार, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। बोलिए, चलिए, बहुत बेहतरीन आप लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो ये है राइट आंसर है आपका भैया, केरल। केरल बिल्कुल राइट आंसर है। केरल विश्व का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहां पर थोरियम का भंडार है। होने को तो यहां पर मतलब बिहार में भी ये चीज पाई जाती है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो केरल, देखो एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, केरल में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो केरल के संबंध में जाननी है। केरल एक ऐसा राज्य है जो तटीय राज्य है। कैसा राज्य है दोस्तों, तटीय राज्य है। सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो केरल के तट पर, केरल का जो तट है उसके हिसाब से देखें, वहां पर एक मुथप्पन भगवान का मंदिर पाया जाता है। शिकारियों को देवता कहे जाते हैं। मांस और मदिरा के रूप में वहां पर प्रसाद के रूप में मिलते हैं। ठीक है, और यहीं पर एक तट पड़ता है कालिकट, तमिलनाडु और केरल के दोनों के कॉम्बिनेशन के पास एक कालिकट का तट पड़ता है, जहां पर राजा जिमोरी ने स्वागत किया था भारत की खोजकर्ता यानी वास्को डी गामा का 17 मई 1498 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, बेहतर तरीके से क्लास को स्टार्ट। क्लास रुक गई है, क्लास नेटवर्क इशू के कारण रुक गई है। क्या करें भाई, ये नेटवर्क हमारी जान ले लेगा। आपको हमसे दूर करने में इसकी बहुत बड़ा योगदान होगा। ये बहुत अपनी मेहनत कर रहा है। गुड मॉर्निंग सुशील यादव जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिएगा। क्लास को और भी बेहतर तरीके से करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू अगर नहीं होगा तो क्लास आप तक पहुंच पा रही है, जल्दी से मुझे बताइएगा। क्या हो रहा है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं या सीमा साझा करती हैं, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कितने देशों के साथ सीमा साझा करती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं, बताइए जल्दी। पश्चिम बंगाल की सीमा, बिल्कुल राजीव कुमार जी आंसर दीजिएगा। बहुत बड़े तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। चलो मैं देख लेता हूँ नेटवर्क इशू क्या वाकई ही परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के आंसर मेरे तक डिले तरीके से
चलिए, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, आप लोगों तक लेट पहुंच रहा है, आप लोगों तक लेट पहुंच रही है चीज़ें, कोई बात नहीं, आंसर करिएगा दोस्तों। टेक्निकल टीम एक बार ध्यान दे, क्या मेरी क्लास कंटिन्यू चल पा रही है या रुक रही है? क्या हो रहा है, क्लास चल रही है? चलिए दोस्तों, देखता हूं मैं कदे पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल जैसे यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ऊपर की ओर जाता है, तो ये थोड़ा सा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। इधर आपका भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है और इधर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आंसर दें। जो मैं स्टैटिक जीके करा रहा हूँ ये रिलेटेड है आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो स्टैटिक जीके है ये आपकी है। बिल्कुल क्लास चल नहीं रही है, क्लास चल नहीं रही है। राजीव कुमार जी कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है, तृप्ति कह रही है पॉज हो गई है, मतलब रुक गई है क्लास। अमृतानंद तिवारी जी, क्या बात है, क्या करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, चलो दोस्तों, मैं प्रयास करता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ नेटवर्क इशू के बारे में। तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क इशू ही हमारी क्लास का पूरा मजा खराब कर देता है। हम लोग इतने पूरे दमखम के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। चलिए, जितनी भी चल रही है आप उसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहेगा। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है राजस्थान का जो मरुस्थलीय नहीं है? मरुस्थलीय नहीं है वो आपको बताना है। ये बहुत फेमस जिला है और उस फेमस जिले को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और वहीं से निकलते हैं दुनिया के सुपर 30। दुनिया के सुपर 30 स्टूडेंट वहीं से निकलते हैं, वहीं से आपकी मूवी निकल कर आती है सुपर 30। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। आप लोगों को हिंट भी मैं दे रहा हूं आपके लिए, इसका फोल्डिंग कर रहा हूं। इसका फोल्डिंग का मतलब टेम्पररी सपोर्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी पीर्स और एडल्ट पर्सन, ठीक है। ऑप्शन आपके रूप में है कोटा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या चुरू। जल्दी से आंसर करें दोस्तों। बहुत बढ़िया, राहुल प्रभाकर जी का आंसर आ चुका, 3 का 1 होगा, वेरी गुड। राजीव कुमार जी का आगा बाड़मेर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजीव जी का आंसर ए आ रहा है, अमृतानंदा तिवारी जी का 3 का बी आंसर, तृप्ति गौर जी का 3 का ए आंसर। दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें जो थोड़ी सी नेटवर्क इशू के कारण हमसे दूर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है हमारा कोटा राजस्थान। और कोटा राजस्थान हमारा जो नीट की तैयारी के लिए और आपका जो IIT की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जिला है, लेकिन मरुस्थलीय जिला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जितने लोग भी हमसे दूर चले गए हैं नेटवर्क इशू के कारण, हमसे जुड़ जाइएगा, वरना मैं फिर वही शेयर कहूंगा कि अभी तो आए हो, अभी तो दामन संभाला है, अभी तो आए हो, अभी तो दामन संभाला है, और आपके जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। तो दोस्तों हमारा दम ना निकले, इसलिए हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, हमें मोटिवेट रखें, और मैं आपको वो सब चीज़ दे के जाऊँगा जो शायद ही किसी यूट्यूबर्स ने आपको दी होगी। आपके लिए मेहनत, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। वी आर प्रोवाइडेड द बेस्ट फैसिलिटी एंड द बेस्ट फैकल्टी। जल्दी से आंसर करें दोस्तों। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला एक मंदिर है, सबरीमाला एक मंदिर है, तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। 3 का ए इज करेक्ट आंसर। तृप्ति गौड़ जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर करा था। चलिए, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? जल्दी से आंसर करें भाई। आशीष कुमार करंट अफेयर्स रिवीजन, क्या बात है, 2.4 केरल, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इतना बेहतर तरीके से यूट्यूब का आप लोगों ने नाम रखा है। जल्दी बताएं भी दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया। धीरे 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 आप लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मुझे पता है कि आप लोग वो हो जो कर दिखा सकते हैं, जो ही ये महाभारत के अर्जुन एकलव्य जैसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के कमेंट मेरे तक आ रहे हैं, मैं देख लेता हूं बहुत बेहतर तरीके से। क्या कह रहे हैं सब? वाह भाई, ठीक है। सुशील यादव जी कह रहे हैं वाह क्या शेर, थैंक यू सो मच। ओके, 4 का 1 आंसर हो चुका है, 4 का 1 आंसर हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए मैं इसमें एक बार कमेंट आपके देख लेता हूं, कमेंट में क्या लिखा हुआ है। हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आपके कमेंट मेरे तक आ रहे हैं, दोनों जगह दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग इसमें तक गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सुशील यादव जी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के आपके आंसर चालू हो गए आने। चलिए दोस्तों, राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर आपका वही केरल राज्य है, वही केरल राज्य है जिसकी बात करते हैं रबड़ उत्पादन के बारे में। वही केरल राज्य है जहां पर काजू का उत्पादन बहुत बढ़िया मात्रा में होता है, और वही केरल राज्य जहां पर शिकारियों के देवता मुथप्पन भगवान आपको प्रकट होते दिखाई देंगे, और वही केरल राज्य है जहां पर वास्को डिगामा ने अपना सबसे पहला कदम 17 मई 1498 ईस्वी पर रखा था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर रुक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आपको बतानी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इट्स वेरी टुच्ची क्वेश्चन, इट्स वेरी आसान क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कह रहे हो सर?
आपने तो इंग्लिश की दुर्गति कर दी, आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हो। दोस्तों यही भारत की खूबसूरती है कि हम इंग्लिश बहुत ही शानदार तरीके से बोलते हैं। कहते ना, एक कहा जाता है कि द कैट भाग के चढ़ गई ऑन द बिटोड़ा। बिटोड़ा मतलब भारतीय में जो एक जो उपले होते हैं ना, वो गांव देहात से संबंधित रखते हैं, उनको पता होगा। तो उसी के ऊपर कहा था, किसी बनाया सेंटेंस था कि द कैट भाग के चढ़ गई ऑन द बिटोड़ा। तो हम लोग ऐसी दुर्गति करते हैं। चलिए दोस्तों, अविनाश सूजी का 5 का डी आंसर होगा। बहुत बड़े तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए भाई, भारत में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? जल्दी से आंसर करें और सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अविनाश सूजी का आंसर है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अविनाश जी, कैसे हैं? राजीव कुमार जी का आंसर बी। अमृतानंद जी का 5 का डी आंसर। सुशील यादव जी का डी आंसर। संजय कुमार जी का 5 का गुजरात। वेरी गुड, यही बिल्कुल सही आंसर आपका। जिन लोगों ने गुजरात आंसर दिया है बिल्कुल सही है। यही वो राज्य है जहां से हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये गृह स्थल है, वहीं के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, यही वो राज्य है जहां पर 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने काठियावाड़ क्षेत्र में शिव के मंदिर को लूटा था। 40 मन का सोने का शिवलिंग उसमें उल्टा लटका हुआ था, उसको लूट लिया था महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यही वो राज्य है, गुजरात राज्य है, जहां से भारत के लगभग ज़्यादातर व्यापारी जन्म लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर। और लोगों को भी जोड़ें, लाइक एंड शेयर करते रहें दोस्तों, लाइक एंड शेयर करते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें दोस्तों। इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए रिक्वेस्ट है मेरे द्वारा। जल्दी से आंसर करें भाई। अमित रैकवार जी का आंसर आ चुका, 5 का डी आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही का है, 5वें का। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर कौन बेहतर तरीके से दे पाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है, ये आप आंसर करेंगे जल्दी। स्मिता गौतम जी का आंसर आ चुका है, 6 का ये आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्मिता जी, यू आर सो एक्टिव स्टूडेंट इन माई ऑनलाइन क्लास। राजीव कुमार जी का आंसर आ चुका, बहुत बेहतर तरीके। संजय कुमार जी का 6 का ए पश्चिमी घाट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। अमृतानंद तिवारी जी का 6 का ए आंसर। प्रभात कुमार जी का ए आंसर। क्या बात है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं। यकीन मानिए मैं तो धन्य हो गया आप जैसे एक्टिव और ऐसे सक्रिय छात्र एवं छात्राएं पाकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए और धन्यवाद मैं खुद के लिए कहता हूं कि मैं ऐसे स्टूडेंटों को प्राप्ति कर चुका हूं। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि पश्चिमी घाट मैंने बताया था प्रायद्वीप भारत की 2 तटियों को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी भाग और तटीय भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। ठीक है, तो पूर्वी भाग को आपको क्या कहते हैं, पूर्वी मंडल या कोरमंडल कहते हैं या पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं हम, कोंकण तट। तमिलनाडु का तट को क्या कहते हैं आपका, मालाबार तट। उससे ऊपर के तट को क्या कहते हैं आप लोग, कन्नड़ का तट। एंड देन उसको क्या कहते हैं आप, जो ऊपर का है काकरापाड़ तट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें और बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लाइव सेशन को लाइक और शेयर करते रहेगा दोस्तों, अधिकतम बच्चों तक पहुंचाने का काम करें, अधिकतम बच्चों को पहुंचाने का काम करें। भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जब बताइए। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद करिए उस नक्शे को, जिस नक्शे को लेकर मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर रहा था, जब आपको दीप करा रहा था, जब आपको मैंने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता रहा था, तो उसको याद करिएगा। जल्दी आंसर दे भाई। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपका आंसर करना है। आप लोगों का आंसर आ गए होंगे बिल्कुल। स्मिता गौतम जी का 7 का ए आंसर है, प्रभात कुमार जी का ए आंसर है, राजीव कुमार जी का आंसर है त्रिपुरा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग अपने मत को रख पा रहे हैं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर को रुख करते हैं। राइट आंसर हमारा त्रिपुरा है। जिन लोगों ने ए आंसर को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अपने पीठ पर हाथ थपथपाकर बोल दीजिएगा, वी कैन डू इट एंड वी डू इट। ठीक है, मैं कर सकता हूं और यही मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ठीक है, आप लोग ही बने हो इस काम को करने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे की ओर रुख करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। चंदन की लकड़ी बताइए दोस्तों, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आप लोगों का आंसर बहुत ही, क्या बात है। अमित रैकवार जी ने आंसर दे दिया है और अपने आप को सिद्ध कर दिया है। वैसे यस, हम हैं, उपस्थित हैं बिल्कुल। बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी सीमा है सर जी, हाँ बिल्कुल। बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा है 4096.7 किलोमीटर की सीमा,
4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। 8 का सी होगा कर्नाटक राज्य 100%। थैंक यू सो मच। राजीव कुमार जी का आंसर सी है, बहुत बढ़िया। अमृतानंद तिवारी जी का बी आंसर है बिल्कुल, केरल राज्य, बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल। ब्रजेश कुमार जी लिख रहे हैं प्रणाम। प्रणाम जी ब्रजेश कुमार जी, स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेज में। दोस्तों और लोगों को भी जोड़ने का काम करें, जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी जोड़ने का काम करें। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को जल्दी बता देते हैं। आप लोगों के दिल की धड़कन को ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपके दिल को और दिमाग को दोनों को संभाल कर रखना है, दोनों का ध्यान रखना है। तो जिन लोगों ने सी आंसर चुना है बिल्कुल सही चुना है। कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ही वो राज्य है जहां पर चंदन की लकड़ी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? सिंह, जिराफ, बाइसन। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन से वन में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। पर्णपाती वन में, घास स्थल वाले में, मरुभूमि में या शंकु वृक्ष वन में। दोस्तों कई प्रकार के वन होते हैं। पर्णपाती कौन से होते हैं? जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। घास स्थल जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। मरुभूमि जहाँ पर मतलब जो मरुस्थल होते हैं, जहाँ पर घास फूस ये बहुत कम पाए जाते हैं, हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। शंकु वृक्षी वन जहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर इस तरीके के वन आपको दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, बर्फीले क्षेत्र में वो वन देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों का आंसर देख लेते हैं। स्मिता गौतम जी का आंसर डी के रूप में आ रहा है। ब्रजेश कुमार जी का आंसर बी है। प्रभात कुमार जी का आंसर डी है। राजीव कुमार जी का आंसर डी। अमृतानंदा तिवारी जी का आंसर नो का डी आंसर है। चलिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोगों के आंसर मुझ तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के सही आंसर के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका बी आंसर। जिन लोगों ने बी को चुना है बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग डी को चुन रहे हैं तो उनका आंसर गलत है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बात समझे यार, आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये बताइए, ये जो सिंह है, शेर, ये जो जिराफ है, ये कहीं तुमने बर्फीले, जो लोग डी दे रहे हैं, डी बर्फीला क्षेत्र होता है। कहाँ वहाँ भालू पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, भालू पाए जाते हैं बर्फीले क्षेत्र में। शेर मतलब झिंग और जिराफ नहीं। जिराफ कहाँ पाया जाएगा? जब मैदान होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, ऊपर से वो पत्ती को काट लेगा, बहुत लंबी उसकी गर्दन होती है। ठीक है, तो दोस्तों घास के स्थल में पाए जाते हैं। यही आंसर था आपका। जिन लोगों ने बी आंसर करा है अपना आपको खुशनुमा महसूस करें और कहें कि हाँ हमने सही आंसर दिया है। बिल्कुल, क्या लिखा है सर? होगा सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए प्रभात कुमार जी, ओके सर, थैंक यू प्रभात जी, आपने अपनी गलती को स्वीकारा। जो लोग अपनी गलती को स्वीकार लेते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, वही दुनिया में महान कहलाते हैं, ऐसा बताया गया है मनोवैज्ञानिकों द्वारा। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से। 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर 10 का दम, जल्दी से 10 का दम कौन चलने वाला है? जल्दी से आंसर करें, जल्दी। जल्दी से आंसर करते हैं भी दोस्तों। जितनी जल्दी आप लोग आंसर कर दोगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों को अपनी ओर का आंसर देना चालू कर दूंगा। जल्दी, बहुत बढ़िया। आशीष कुमार, करंट अफेयर्स रिवीजन 2.4 देहरादून लिख रहे हैं। राजीव कुमार जी लिख रहे हैं डी। अमृता जी लिख रही हैं देहरादून और स्मिता गौतम जी लिख रहे हैं 10 का डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर की ओर चलते हैं। और बिल्कुल जिन लोगों ने भी देहरादून को चुना है ये बिल्कुल सही आंसर है। देहरादून बिल्कुल सही आंसर है। देहरादून बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यही वो नगरी है जो बहुत ही खुशनुमा है, देहरादून। ठीक है, किसकी राजधानी है दोस्तों? फटाफट लिखिए। देहरादून कौन से राज्य की राजधानी है? जल्दी से लिखकर बताएं। देहरादून कौन से राज्य की राजधानी है? जल्दी से लिखकर बताएं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करें, बहुत जल्दी से। जिन लोगों के आंसर तेजी से आएंगे उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। चलिए अमित रैकवार जी, जल्दी से आंसर करें। जितनी जल्दी से आप लोग आंसर कर दोगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों को आंसर दे पाऊंगा। जल्दी से आंसर करें भाई। आप लोगों के आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया। उत्तराखंड, क्या बात है, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश नहीं है ब्रजेश कुमार जी, हिमाचल प्रदेश नहीं है जो आप कह रहे हो, उसका उत्तराखंड है। जो लोग उत्तराखंड दे रहे हैं वो उनका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड या उत्तरांचल बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। अमित रेखवार जी का आंसर 11 का आया है, बिल्कुल 11 का डी आंसर। राजीव कुमार जी का डी आंसर। सुशील यादव जी का 11 का डी आंसर। ब्रजेश कुमार कह लेंगे, सॉरी कोई बात नहीं। ब्रजेश जी, गलतियां ही आदमी को महान बनाती हैं, गलती करने वाले इंसान कहलाते हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं ऐसा कहा जाता है। चलिए जल्दी में, चलो दोस्तों
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आपको मैं जब भूपर पट्टी कराऊंगा, जब पवन पट्टियां कराऊंगा, पूरी पृथ्वी को विश्व भूगोल कराऊंगा आपका, तब ये कहानी बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोगों को बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए, परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए, यानी कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। परिस्थिति की क्षेत्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए कम से कम कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए, ये आपको बताना है। जल्दी बहुत ही खूबसूरती के साथ बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। देहरादून को अब बिल्कुल अटल नगर बना दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इस ये सरकार का। संजय कुमार जी आप करंट से अवेयर हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये करंट अटल नगर बना दिया गया है, बहुत सारे नामों का परिवर्तन करा गया है, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज करा गया है, ठीक है, मुगल सराय स्टेशन का दीनदयाल उपाध्याय करा गया है। तो ये बहुत सारे नामों को परिवर्तन किया गया है। 12 का सी होगा 100%। संजय कुमार जी कह रहे हैं क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार, बहुत बेहतर। बिल्कुल आशीष कुमार लिख रहे हैं 33.33 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमृता जी का प्लीज लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, अधिकतम संख्या में बच्चों को जोड़ने का काम करें, लाइक एंड शेयर करते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें दोस्तों, और भी लोगों को जोड़ने का काम करें। आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई है। जिन लोगों का आंसर सी है यानी 33.3% यानी %, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क इसलिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें भी। बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसे के लिए, पक्षी के लिए, या तेंदुआ और चीतल के लिए। जल्दी से आंसर करें भी क्या होगा इसका राइट आंसर। आज देखते हैं आपकी स्टैटिक जीके कैसी है। अभी मैं आपको केवल टेस्ट ले रहा हूं, अभी मैं केवल और केवल आपको टेस्ट ले रहा हूं, आपको पहचान रहा हूं, आपको जान रहा हूं कि आपने स्टैटिक जीके में कितना पढ़ा है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आपको बताऊंगा कि स्टैटिक जीके को आपको पढ़ना कैसे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बताऊंगा। चलिए दोस्तों वही बताइएगा, जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल 13 का डी आंसर आ रहा है, 13 का डी आंसर, 13 का डी आंसर आ रहा है तेंदुआ और चीतल के लिए। 13 का डी आंसर आ रहा है तेंदुआ और चीतल। 13 का डी आंसर है। अमित रेगवार का भी डी आंसर है। राजीव कुमार जी का सी आंसर है। स्मिता गौतम जी का डी आंसर है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। आशीष जी का आंसर आ चुका है। 13 का ए आंसर आ चुका। सुशील यादव जी का 13 का डी आंसर। ब्रजेश कुमार जी का 13 का डी आंसर। क्या बात है। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन आर गिविंग द डी ऑप्शन। ठीक है, जो डी ऑप्शन दे रहे हो, डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है और यही है बिल्कुल इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 14 ये रहा। साथ में पड़ोस में क्लास दूसरी भी चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा और तेजी से आवाज़ में नहीं बोल सकता, वरना क्लास को और बेहतर तरीके से और भी बनाया जा सकता। चलिए कोई मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है सर जी। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित रेगवार जी कौन सा कहाँ है ये तो मैं अभी बताया नहीं हूँ, केवल आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, केवल आपसे पूछ रहा हूँ। जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके ट्रिक से बताऊंगा कैसे उनको याद करोगे। मध्य प्रदेश के सारे अभ्यारण्य एक ही बारे में बता दूंगा। सारे जो एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है ये आपको भी बताऊंगा, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों स्मिता गौतम जी का आंसर 14 का बी आंसर, राजीव कुमार जी का बी आंसर, संजीव कुमार जी का बी आंसर। एनीबॉडी एल्स और वाचिंग दिस लाइव सेशन आगे जल्दी से आंसर करें, बहुत तेजी से आंसर करें दोस्तों। जितनी तेजी से आप लोग आंसर कर देंगे उतनी ही तेजी से मैं आप लोगों को आंसर देने में सक्षम हो पाऊंगा। बहुत ही तेजी से लाइव सेशन चलता रहेगा। यह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों बताइए। कान्हा, दाचीग्राम, गिर या मृदुलाई। जल्दी बी आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने दाचीग्राम दिया है, दाचीग्राम बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 50 बताएं। कुक्टी वन पशु विहार किस राज्य में है। कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में है ये आपको बताना है बहुत ही बेहतर तरीके से। दधीच ग्राम बिल्कुल सही बात है। ब्रजेश कुमार जी आपने लिखकर भेज दिया है, तो आप बिल्कुल एक्टिव स्टूडेंट है हमारे। बहुत बेहतर तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर देते रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसका भी आंसर करें, क्या है इसका आंसर। कुक्टी वन्य पशु विहार कहाँ पर स्थित है। जल्दी आंसर करें, जल्दी से आंसर करें भाई। बी जम्मू कश्मीर कुछ अलग अलग बता रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया से बिल्कुल। अमित रेगवार जी, संजय कुमार जी का आंसर 15 का डी आंसर आ रहा है। 15 का डी आंसर संजय कुमार जी का। कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। बताइए जल्दी कौन सा होगा। जल्दी आंसर करें भी, कौन सा होगा। एचपी वेरी गुड, क्या बात है। एचपी हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं शायद। अमृता नंदा जी कह रहे हैं डी आंसर होगा। ब्रजेश कह रहे हैं डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर की ओर करते हैं, जल्दी आंसर देंगे आपको। डी नहीं होगा, सी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किसने दिया है। हिमाचल प्रदेश दिया है आशीष कुमार ने। आशीष कुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर आंसर देने के लिए। बहुत ही प्रसिद्ध
क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली जो है उसमें जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और जो नष्ट की ओर, बिल्कुल खत्म की ओर कागार पे पहुंच गया, तो वो पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है, चीता है, शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू है या गेंडा है? ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें भाई, कौन सा होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर करें भाई। जल्दी से आंसर करें भाई, जल्दी से। जितने लोग, बहुत देरी से आप लोगों के आंसर आते हैं भाई, इतनी देरी से आप लोग आंसर करोगे तो कैसे काम चल पाएगा? बताइए कैसे काम चल पाएगा? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें बहुत ही शानदार तरीके से। जी सर, ओके। चलिए दोस्तों, आंसर आ चुका राजीव कुमार जी का। मैं राइट आंसर को चलता हूँ। राइट आंसर आपका सी, यानी शेर की पूंछ जैसा जो मेकायु है उसका नष्ट होने की कागार पर है, वो इसका राइट आंसर है। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान। जल्दी से आंसर करें भाई। बिल्कुल, स्मिता गौतम जी का आंसर 16 का है। जल्दी तो बताइए, 17 का आंसर दें। थोड़ा सा लेट चल रहा है शायद, थोड़ा सा लेट चल रहा है। आप लोग शायद मेरे से लेट चल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो कमेंट है मेरे पास लेट से आ रहे हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ कहीं ना कहीं 30 सेकंड का अंतर आप लोग को देखने को मिल रहा है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर से। चलिए दोस्तों, कोशिश करता हूँ। मैंने टेक्निकल टीम से एक बार बोल दिया है कि कुछ बेहतर और भी आपके लिए प्रेजेंट किया जाएगा। शांति के क्या कह रहा है? शांति घाट, केरल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए राइट आंसर की ओर चलते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? नागरहोल, नागरहोल, नागरहोल। जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग आंसर आने चालू हो गए हैं। बी आंसर, बी कर्नाटक। जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है। ये आपको ऐसे ना, कर्नाटक मतलब कितना बेहतरीन नाम है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नाम है इस राज्य का। कर्नाटक, नाटक कर, नाटक कर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? अच्छा, कमेंट मेरे पास थोड़ा से देरी से आ रहे हैं। अच्छा, सलीम अली पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? अमित कुमार जी से पूछा है। सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार। दोस्तों बताइएगा, सलीम अली पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? आपको बताना है। जी बताइए। ब्रजेश कुमार जी का 17 का बी आंसर है। राजीव कुमार जी का राजस्थान आंसर है। आशीष कुमार जैन का राजस्थान आंसर है। चलिए, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं। देख लें किसका आंसर होगा। भरतपुर नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा राज्य हो सकता है। भरतपुर कहाँ पड़ता है? भरतपुर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। तो राजस्थान हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जो जंगल है, सुंदरवन का जंगल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल या और वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी के तट पर, और जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश वाले जो क्षेत्र हैं, जो तटीय, जो जहाँ पर जो गंगा नदी है, जो आपकी गंगा नदी पद्मा में आकर मिल जाती है, तो मेघना नदी, पद्मा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों का मिलन आकर जहाँ पर गिरता है, जो डेल्टा बनता है, उसको ही कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, बताइए। गुल्म स्कर्व जंगल, मैग्रोव वन, पर्णपाती जंगल, ये टुड्रा वन। जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संजय कुमार जी का बी आंसर, आशीष कुमार जी का आंसर आ गया मैग्रोव वन, राजीव कुमार जी का बी आंसर, अमृतानंद तिवारी जी का बी आंसर। मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं वो आंसर आ रहा है आपका बी आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैग्रोव वन पाए जाते हैं। मैग्रोव वन कैसे होते हैं ये आपको बताऊंगा जब आपको मैं फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना। नई दिल्ली है, शिमला है, देहरादून है या भोपाल है? नई दिल्ली है, शिमला है, देहरादून है, भोपाल है, ये आपको बताना है बहुत ही शानदार तरीके से। बिल्कुल सही बात है। 19 का बी आंसर आपका सही गया है। तो बताइए जल्दी। ब्रजेश कुमार जी जल्दी से बताइएगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान नई दिल्ली है, शिमला है, देहरादून है, भोपाल है। 20 का आंसर दीजिएगा, 20 का।
दोस्तों 20 क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा? 20 का सी होगा, 20 का सी। क्या बात है। हम इसमें तक गौतम जी का आंसर आ चुका है, अमित रैकवार जी का आंसर आ चुका है, राजीव कुमार जी का 20 का आंसर आ चुका है, संजय कुमार जी का 20 का नई दिल्ली आंसर है, ब्रजेश कुमार जी का सलीम अली का, हाँ बिल्कुल सही बात है ब्रजेश जी, सलीम अली जो है गोवा में है। हाँ, सलीम अली, जो सलीम अली पक्षी विहार है वो गोवा में है, बिल्कुल सही आंसर करा है आपने, वो गोवा में ही है। देहरादून बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने सी को चुना है बहुत करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ जल समुदाय, स्वच्छ जल समुदाय लैंटिक आवास का उदाहरण है। ये आपको बताएं, तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, या कोई इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ब्रजेश न्यू दिल्ली नहीं है, ब्रजेश जी न्यू दिल्ली नहीं है, आपका वो क्या है? देहरादून है जो राइट आंसर है। वन्य जीव संस्थान जो है वो आपका देहरादून में है। ठीक है, मैं आपको ये भी पूछूंगा, मतलब फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली, कहाँ चमोली पड़ती है? ठीक है, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जितनी जल्दी से आप लोगों को आ जाएगा। थोड़ा सा सर्किल घूम रहा है नेटवर्क इशू के कारण, बहुत देरी से शायद आपके आंसर मेरे पास पहुंच रहे हैं। अच्छा, आपस में बात चल रही है, कोई बात नहीं। 21 का डी कोई नहीं, 21 का डी कोई नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कुछ तो अलग लगा। ब्रजेश कुमार जी करें यस सर, ओके बिल्कुल ब्रजेश जी सही आंसर है, गोवा आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। जल्दी से करें भी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है आपका ए आंसर, इनमें से कोई नहीं वाला नहीं है। तालाब और दलदल की, जो तालाब और दलदल है वहाँ स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है? वो आपका जो तालाब है और दलदल, यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्वच्छ जल समुदाय की, स्वच्छ जल समुदाय में तो यार तालाब कैसे हो सकता है? तालाब तो गंदे मिलते हैं, दलदल तो गंदी मिलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आप लैंटिक आवास का मतलब नहीं जानते हैं दोस्तों। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में भी। ठीक है, जब आपको मंडे से आपकी स्टडी जीके समझा के कराऊंगा। मंडे से जो स्टडी जीके होगी, कौन सा कहाँ पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्यों उसका नाम रखा गया, कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको स्टडी जीके तैयार करनी है, सारी वो कहानी बताने वाला हूँ। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? बताइए, मानसूनी वन, सुंदर वन, सदाबहार वन, या गुल्म वनस्पति वन? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी, बिल्कुल सही बात है, ए आंसर ही होगा। कौन से का आंसर होगा? ए आंसर कौन से का होगा? ए आंसर ही होगा, ए आंसर नहीं होगा। चलिए बताइए, मानसूनी वन है, सुंदर वन है, सदाबहार वन है, गुलम वनस्पति वन है, ये आपको बताना है। गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन है, गंगा डेल्टा अभी मैंने बताया, गंगा डेल्टा कहाँ पड़ता है? गंगा नदी जो चलते हैं, जो आपकी उत्तर प्रदेश से होती हुई आगे जाके जो बिहार से गुजरती हुई कहाँ से कहाँ गिरती है? आपकी हुगली नदी इसमें से निकल जाती है, जो आपका जिस हुगली नदी पर दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जो नदी कही जाती है। मानसूनी वन, सुंदर वन, सदाबहार वन, या गुलम वनस्पति वन, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो है आपका सुंदर वन। तो इसको सुंदर वन का डेल्टा भी कहा जाता है, सुंदर वन। ठीक है, सुंदर वन इसको इसलिए नहीं कहा जाता कि ये सुंदर होते हैं, सुंदर वन सुंदरी नामक वृक्ष के ज़्यादा अधिकता के पाए जाने के कारण इसको सुंदर वन कहा जाता है। ये क्या हो गया भाई? बताइए, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जल्दी बताएं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। बंगाल के खाड़ी में गिरती है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में तो आके गिरती ही है, बंगाल की खाड़ी में तो आके गिरती है। जब आपको नदियाँ कराऊंगा ना बहुत ही खूब, ये यहाँ इसको, ये कहीं पर इसको मेघना कहा जाएगा, कहीं पर इसको पद्मा कहा जाएगा। ठीक है, कि इसमें तो क्योंकि दूसरी नदी भी इसमें आके मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप बना हुआ है जिसका नाम मांजुली द्वीप है, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है सर, कल से क्लास 9 बजे से ही कराएं प्लीज़। देखिए अमित रैकवार जी, क्लास मेरी 9 बजे से ही होती है। जो हमारे सर हैं उनकी अनअकैडमी पे क्लास थी, तो अनअकैडमी की वजह से क्लास 9 बजे से उन्होंने ली, जिस कारण मैं मेरी क्लास लेट हो गई है, वरना क्लास मेरी 9 बजे से ही होती है और 9 बजे से ही लिया करूँगा, आप चिंता ना करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ चुका सी के रूप में, बहुत बढ़िया। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पंख मिट्टी? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए आप और भी आंसर करो भी जल्दी, जितने लोग जल्दी से आंसर करें उतनी जल्दी मैं आप लोगों को आंसर दे सकता हूँ। चलिए
जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बिल्कुल सही कहा जिस लोगों ने भी सी आंसर करा है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बताइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कपास उगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? और ये भी आपको साथ साथ बताना है कपास उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करें भाई। स्मिता गौतम जी का आंसर आ चुका है 24 का सी आंसर। ब्रजेश कुमार जी का आंसर 24 का काली मिट्टी और के, बढ़िया 24 का काली मिट्टी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आशीष जी का आ चुका है काली मिट्टी। चलो देख लेते हैं काली मिट्टी होगी या नहीं होगी, आप लोगों का आंसर देख लेते हैं। 24 का सी आंसर, बहुत बड़े तरीके से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं। जो लोग काली मिट्टी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी काली मिट्टी ही कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बताइए कपास उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर उत्पादित होती है, कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही आंसर है। ब्रजेश जी आप लोगों को अच्छी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। जो ऊंचे वाले क्षेत्र होते हैं, कुछ ऊंचे वाले क्षेत्र, उसमें जो लेटराइट मृदा होती है, मृदा का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है, सॉइल की बात कर रहे हैं, वो उसकी रचना जो होती है कैसी होती है? क्षारीय होती है, लवणीय होती है, अम्लीय होती है, संतुलित होती है। ये आपको बताना है जल्दी। हाँ बिल्कुल, इस आज के क्वेश्चन ज़्यादातर मेरे ख्याल से सभी लोगों के सही जा रहे हैं, तो आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप लोगों को मेहनत दिख रही है, आपके मेहनत आप लोगों की दिख रही है मुझे। बताएं जल्दी भाई। गुजरात में सर, हाँ क्या नहीं, गुजरात में नहीं है, गुजरात में नहीं है दोस्तों। गुजरात में कपास का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। 25 और सी होगा, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं, क्षारीय होती है, क्षारीय, चलिए चलिए अम्लीय, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों राइट आंसर को चलते हैं। पहली बात तो क्षारीय है नहीं, इसमें क्षारीय गलत लिखा है, ये आंसर गलत है आपका। लवणीय नहीं होती, संतुलित नहीं होती, अम्लीय होती है। कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय होती है। जब भारत की मिट्टी व उससे संबंधित फसलों के बारे में आपकी क्लासेस चलेंगी तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पर, जल्दी बताएं। मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, या बस्तर के पठार में? यह आपको बताना है जल्दी। ये कह रहे हैं सर गुजरात हो गया है, गुजरात हो गया है कपास के मामले में आगे। ये कब की जानकारी दे रहे हो अमृत रेगवार जी? एक बार मुझे जानकारी दें। मैं जहाँ तक मैंने आपको ये जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं तो मुझे बताइए कब इसका नज़र उतरवाता हूँ भी। अच्छा नज़र उतरवाता हूँ भी, कोई बात नहीं, नज़र उतरवाते रहिए एक दूसरे की भी। मैं अभी टीम में चाय की खेती होती है, उस समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों ने लिखा है। चलिए ब्रजेश जी आपने लिखा है 26 का डी आंसर। चलिए दोस्तों बताते हैं, मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, या बुंदेलखंड तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है वो महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना था। तो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, जो केरल वाला है, मैंने आपको क्या बताया, केरल का जो तटीय क्षेत्र है, केरल का जो तट है, उस तट को क्या कहा जाता है आपका? मालाबार तट, मालाबार तट उसको कहा जाता है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो मालाबार तट बिल्कुल सही आंसर है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खरीफ की फसल काटी जाती है, बताइए कब काटी जाती है दोस्तों खरीफ की फसल कब काटी जाती है, आपको बताना है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? न्यू करंट का क्वेश्चन है सर, अभी गुजरात हो गया है कपास के मामले में। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को लेके मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा अगर ऐसा कुछ है। संजय कुमार जी लिख रहे हैं 26 का ये आंसर। संजय जी बिल्कुल सही आंसर आपका 26 का। आप लोगों का आंसर थोड़ा सा डिले होकर आ रहे हैं मेरे पास, थोड़ा सा देरी से आ रहे हैं, तो जल्दी से करें। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, या जून के प्रारंभ में खरीफ की फसल, बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों का आंसर आ भी रहे हैं। चलिए
चलिए दोस्तों राइट आंसर करो। राइट आंसर आपका सी, नवंबर के प्रारंभ में। कब काटी जाती है दोस्तों? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसलें। कौन सी होती है इनके बारे में जिक्र करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आज मेरे पास भी समय कम है क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट हो चुकी है, दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? लंबे रेशे वाली जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं? गन्ना, जूट, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास या मक्का, ये आपको बताना है। जल्दी से करें भाई दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का काम करें इस वीडियो को, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे लाइक एंड शेयर करने वाले की तादाद बढ़ती रहे। माय राइट सर, थैंक यू सो मच अमृत रायकवार जी, बिल्कुल सही बात है। अक्टूबर से दिसंबर किसका है? संजय कुमार जी गलत आंसर है। नवंबर से ब्रजेश जी, नवंबर से दिसंबर, हाँ बिल्कुल, शुरुआत होती है नवंबर से। नेटवर्क इशू है, हाँ नेटवर्क इशू तो चल रहा है, मेरे पास भी चल रहा है। इस नेटवर्क इशू को मैं जितना हमें सता रहा है, कसम से इसको भी बहुत सताएंगे हम, और ये कब तक रोक पाएगा हमें? एक दिन नौकरी हाथ में लेकर वापस आएंगे हम। तो दोस्तों बिल्कुल नौकरी आपके हाथों में होगी। लंबे रेशे वाली फसल कौन सी होती है ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का आंसर देख लेता हूँ। कपास, सन और जूट। कपास, सन और जूट 28 का सी आंसर आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हो। कपास जो होती है, कपास है सन, सॉरी हाँ ये रहा, कपास, सन और जूट। आप लोग देख सकते हैं जो सन होता है जिसके बाण बनाए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेशे वाली होती है। जूट के भी बाण बनाए जाते हैं, और जो कपास होती है, कपास भी इसी मामले में प्रयोग होती है टोकरी वगैरह बनाने के लिए, मतलब। और कपास में रेशा होता है, कपास में कपड़ा बनता है, कपास का कपड़ा भी बनता है, और कपास का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और यही एक ऐसा फूल है दुनिया में, पूछा है कि अकबर ने पूछा बीरबल से, अकबर ने क्वेश्चन पूछा था बीरबल से कि दुनिया में सबसे बढ़िया फूल कौन सा है? तो ये बीरबल ने आंसर दिया था सर कपास का। तो उन्होंने पूछा सर कपास का कैसे है? कि जब ये अपने खेतों में खिलता हुआ होता है तो लोगों के मन को लुभाता है, जब ये सूख जाता है तो इसके अंदर उत्पादित होती है कपास, जो कि हमारे तन को ढकने में काम देती है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? मतलब पेड़ के किस भाग से दालचीनी एकत्रित की जाती है ये आपको बताना है। पेड़ से, जड़ से, क्या है? पत्ते, तना, जड़ और छाल। जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल सर जी, थैंक यू सो मच। जल्दी से आंसर करें भी क्या मतलब जो ये है आपका दालचीनी। दालचीनी जो चाय, आप अगर चाय वगैरह बनाते हो ना, चाय के स्वाद को बढ़ाने के लिए, चाय के लिए भी दालचीनी डाली जाती है। तो ये पेड़ के किस भाग से मिलती है ये आपको बताना है। पेड़ के किस भाग से हमें प्राप्त होती है? अच्छा, अमित रायकवार जी कह रहे हैं सर अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने, अकबर वाकई ही पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर अंगूठा टेक शासक था, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, अंगूठा टेक शासक था। और ये नहीं कि मतलब वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता था, जिस दौरान वो पैदा हुआ था उस दौरान हालात कुछ ऐसे थे कि उसको पढ़ाया नहीं जा सकता था। ठीक है, उसकी कहानी भी जब आपको इतिहास आपको कराया जाएगा, बताया जाएगा पूरे बेहतर तरीके से। छाल से, बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग छाल आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी जो दालचीनी पाई जाती है वो पेड़ की छाल से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग आ चुके हैं। यानी जो टेक है, जो सागौन का वृक्ष होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में या असम तथा मेघालय में? बताइए जल्दी दोस्तों, बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सागवान के वृक्ष होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। छाल से। तो आंसर आ चुका है आप लोगों का, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं दोस्तों। और भी लोगों को जोड़ने का काम करें बेहतर तरीके से। अगर लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहोगे तो मुझे भी आनंद आएगा और आप लोगों को भी आनंद आएगा। ये वीडियो इसी तरीके से आगे जारी चलती रहेगी। अगर आप चाहते हो एवरी सैटरडे में ऐसा ही कुछ आपके लिए बेहतर लेकर आता रहूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में करके बताइएगा। चलिए ठीक है, जल्दी से आंसर करें। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 30 का बी आंसर। संजय कुमार जी का आंसर आ चुका है 30 का बी आंसर। चलिए, एनीबडी एल्स हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन प्लीज गिव द आंसर, राइट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज गिविंग द आंसर राइट। बिल्कुल अमृतानंद तिवारी जी का बी आंसर आ रहा है, सभी लोगों का बी आंसर आ रहा है। पश्चिमी घाट। ब्रजेश कुमार जी का सी आंसर है, क्या बात है, कुछ तो अलग हुआ है, कुछ तो अलग कहा गया कहीं ना कहीं। आप लोग बी आंसर कर रहे थे पश्चिमी घाट, तो दोस्तों सागवान के वृक्ष पश्चिमी घाट पे नहीं पाए जाते हैं। जो लोग बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। आंसर जो हमारा ठीक है वो आंसर हमारा बी सी ठीक है, मध्य भारत में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य भारत में पाए जाते हैं। ब्रजेश कुमार जी आपका आंसर बिल्कुल सही निकला, आप बिल्कुल सही दिशा में पहुँच रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूं विदा। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी क्लास मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के 3 काम,
जिनको आपको करना जरूरी है। वो 3 काम कौन से हैं? चलिए देखिए, आप लोगों को क्या करना है, एक तो लाइक करना है। चैनल, अगर आपको लग रहा है कि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे कि आप एक स्वार्थी व्यक्ति ना कहलाएं, आप एक समाज सेवी हों और दूसरे का भी लाभ करें। ठीक है दोस्तों, कर भला तो हो भला वाली नीति पर आप लोग काम करना है। आप लोगों को, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगली वीडियो आपका, अगली सेशन आपके साथ स्टार्ट होने वाला है, कंप्यूटर की क्लास बाय सचिन कुमार कैन के द्वारा। अच्छा, ठीक है। चलो दोस्तों, ऐसा है, आप क्या है, आपकी मैराथन क्लास होगी, क्योंकि आज उस क्लास को स्टॉप किया गया है, तो महा मैराथन क्लास आप देखना बिल्कुल ना भूले, जो कि होगी आपकी सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बेहतर क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ विदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।